निबोधत। आता आपण प्रार्थना म्हणणार आहोत. प्रार्थना म्हणण्यासाठी आपले दोन्ही हात जे आहेत ते आपण ज्ञान मुद्रेमध्ये करणार आहोत. ही ज्ञान मुद्रा दोन्ही बोटं जी आहेत ती एकमेकांवरती दाबून घ्यायची आहेत. ही तिन्ही बोटं जी आहेत ती आपण या अवस्थेमध्ये ठेवायची आहे. आणि ही जी ज्ञान मुद्रा आहे ती आपण मांडी घालायची आहे आणि मांडी घातल्यावरती आपल्या मांडीवरती ती अलगदपणे ठेवायची आहे. ताठ बसायचं आहे. पाठीचा कणा ताठ सरळ, दृष्टी समोर, डोळे अलगद मिटून घ्यायचे आहेत. आपण 3 वेळा ओंकार करणार आहोत आणि मग प्रार्थना करणार आहोत. पाठीचा कणा ताठ सरळ, डोळे अलगद मिटलेले. माझ्या मागून ओंकार म्हणायचा आहे. ओंकार म्हणताना आधी अ, उ आणि म ह्या स्वरूपात म्हणायचं आहे. आधी अकार करायचा आहे, त्याच्यानंतर उकार करायचा आहे आणि मग भ्रमरासारखा मकार करायचा आहे. मी आधी तुम्हाला करून दाखवते. माझ्या मागून करायचं आहे. एक दीर्घ श्वास भरून घ्यायचा आहे. आता तुम्ही करून बघा. ओम शांती शांती शांती. ओम शांती शांती शांती. ओम शांती शांती शांती. डोळे बंदच ठेवायचे आहे. आपण प्रार्थना म्हणणार आहोत. माझ्या मागून म्हणायची आहे. ओम सहना भवतु. सहनौ भुनक्तु. सह वीर्यं कर्वावहै. तेजस्विनावधीतमस्तु. मा विद्विषावहै. ओम शांती शांती शांती. आपले दोन्ही हात
एकमेकांवर घासायचे आहेत. त्यांची ऊब आपल्या डोळ्यांना लावायची आहे. आपल्या चेहऱ्यावरनं दोन्ही हात अलगद खाली आणायचे आहेत आणि आपले डोळे सावकाश उघडायचे आहेत. आज आपण भुजंगासन बघणार आहोत. भुजंग म्हणजे काय रे, माहिती आहे का कोणाला? भुजंग म्हणजे साप. साप जसा कोणत्याही आधाराशिवाय कणा सरळ ठेवून उभा राहू शकतो, तशीच ही स्थिती आपल्या शरीराची होत असल्यामुळे याला आपण भुजंगासन असे म्हणतो. ह्या भुजंगासनामुळे आपल्या पोटाचे स्नायू ताणले जातात आणि त्यामुळे पचन संस्थेवर याचा चांगला परिणाम होतो. तर चला मग आपण हे भुजंगासन आता करून बघणार आहोत. आधी पोटावरती झोपायचं आहे. आपले दोन्ही पाय जे आहेत ते पाठीमागे जुळलेले. आपले दोन्ही हात जे आहेत ते शरीराजवळ. आपली हनुवटी जी आहे ती जमिनीला टेकलेली. एकला आपले दोन्ही हात जे आहे ते आपल्या खांद्यांच्या सरळ रेषेत उभे करायचे आहेत. आपलं कपाळ जमिनीला. दोनला आपलं संपूर्ण शरीर जे आहे ते वर उचलायचं आहे. आपले दोन्ही हात ताठ सरळ होईपर्यंत उचलायचं आहे. 2. कमरेच्या खालचा भाग जो आहे तो जमिनीवरती ठेवायचा आहे. मग कमरेच्या वरचा भाग जो आहे तो वर उचलण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करायचा आहे. आपली मान जी आहे ती पाठीमागे वाकवून ठेवायची आहे. शक्य असल्यास डोळे बंद ठेवायचे आहेत. 3. हळूवार खाली यायचं आहे. 4. हात पूर्ववत ठेवायचा आहे. आता आपण मन बळकट करण्यासाठी प्रार्थना ऐकली, शरीर बळकट करण्यासाठी आसनं केली. आता विचार पण आपले बळकट झाले पाहिजेत. हे नुसतंच मन आणि शरीर बळकट असून चालणार नाही, तर विचारसुद्धा त्या दृष्टीने बळकट असायला पाहिजे. म्हणजे मातृभूमीसाठी आपण काहीही करायला तयार असलं पाहिजे. आणि जर असं असेल तर मग कशी होईल मातृभूमी? तर हे या गीतातून व्यक्त केलं आहे. ऐकूया तर. मातृभूमी गानसे अलकाताई जागीरदार म्हणतात. मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन. मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन. जन्म सिद्ध भावना स्वदेश का विचार हो, जन्म सिद्ध भावना स्वदेश का विचार हो. रोम रोम में रमा स्वधर्म संस्कार हो, रोम रोम में रमा स्वधर्म संस्कार हो. आरती उतारते प्राणदीप हो मगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन. मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन. हार के सुसूत्र में मोतियों की पंक्तियां, हार के सुसूत्र में मोतियों की पंक्तियां, ग्राम नगर प्रांत से संगठित शक्तियां, ग्राम नगर प्रांत से संग्रहित शक्तियां. लक्ष लक्ष रूप से राष्ट्र हो विराटतम, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन. मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन. ऐक्य शक्ति देश की प्रगति में समर्थ हो, ऐक्य शक्ति देश की प्रगति में समर्थ हो.
धर्म आसरा लिए अर्थ काम मोक्ष हो, धर्म आसरा लिए अर्थ काम मोक्ष हो। पुण्य भूमि आज फिर ज्ञान का बने सदन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन। मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन। स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन। आपल्या देशासाठी अनेक क्रांतिकारकांनी जीवनदान दिलं. त्यापैकीच लाल, बाल आणि पाल हे त्रिकूट होतं. तर त्यापैकी पाल म्हणजे बिपिनचंद्र पाल यांची आज जयंती आहे. त्या बिपिनचंद्र पालांच्या बद्दल आपण ऐकूया. बौद्धिक और वैचारिक क्षमता के धनी विपिन चंद्र पाल भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में जाने जाते हैं। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। विपिन चंद्र पाल एक महान राष्ट्रवादी थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता रूपी पवित्र कार्य के लिए वीरतापूर्वक संघर्ष किया। वे एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, आदर्शवादी और सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। उन्होंने भारत की आजादी के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने मजबूत प्रयासों और इरादों से देश में अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला देने का काम किया था। वो देश में स्वदेशी आंदोलन के सूत्रधार और उसके अग्रणी महानायकों में से एक थे। क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल देश के उन महान विभूतियों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की मजबूत बुनियाद रखने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे बंगाल पुनर्जागरण के मुख्य वास्तुकार भी थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विपिन चंद्र पाल का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। राष्ट्रवादी नेता होने के साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल उस लाल बाल पाल तिकड़ी के हिस्सा थे जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। विपिन चंद्र पाल एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी ख्याति राजनीतिज्ञ, पत्रकार, शिक्षक और मशहूर वक्ता के रूप में पूरी दुनिया में फैली थी। विपिन चंद्र पाल ने देश की आजादी के लिए काफी संघर्ष किया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की बुनियाद की नींव रखने में विपिन चंद्र पाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से प्रभावशाली नेताओं के साथ काम किया। विपिन चंद्र पाल ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोगों में नई चेतना का संचार किया और इसके लिए आम जन को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विपिन चंद्र पाल का मानना था कि नरम दल के हथियार प्रेयर पिटीशन से स्वराज नहीं मिलने वाला है। उनका कहना था कि स्वराज हासिल करने के लिए विदेशी हुकूमत पर करारा प्रहार करना होगा। उनकी इसी विचारधारा की वजह से उन्हें स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है। विपिन चंद्र पाल का जब जन्म हुआ उस वक्त पूरा भारत अंग्रेजों के अत्याचार से त्रस्त था। महान क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को अविभाजित भारत के हबीबगंज जिले में पोइल गांव में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। वे एक समृद्ध और संपन्न हिंदू वैष्णव परिवार में जन्मे थे। उनके पिता का नाम रामचंद्र पाल था। वे फारसी के विद्वान और छोटे जमींदार थे। विपिन चंद्र पाल की माता का नाम नारायणी देवी था। बहुत ही छोटी आयु में विपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए। ब्रह्म समाज के अन्य सदस्यों की तरह विपिन चंद्र पाल भी सामाजिक बुराइयों और रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करने लगे। वे बचपन से ही जातिगत भेदभाव के विरोध में थे। 14 वर्ष की अल्प आयु में ही विपिन चंद्र पाल
जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने लगे। उनका विरोध सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं था, उनके आचरण में यह स्पष्ट रूप से साफ दिखाई देता था। यही नहीं, उन्होंने एक विधवा स्त्री से विवाह किया। उस समय विधवा स्त्री से विवाह करना भारतीय परंपरा के खिलाफ था और ये भारतीय समाज में स्वीकार नहीं किया जाता था। इस वजह से उन्हें अपने परिवार वालों के साथ भी अपने रिश्ते तोड़ने पड़े थे। विपिन चंद्र पाल शुरू से ही अपने फैसले पर अडिग रहने वाले थे, इसीलिए उन्होंने पारिवारिक और सामाजिक दबाव के बावजूद विधवा स्त्री से विवाह के मसले पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक दूसरी कुरीतियों के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधारों के साथ ही महिलाओं की दशा सुधारने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण काम किए। विपिन चंद्र पाल ने जीवन में सिद्धांतों और आदर्श को सर्वोपरि माना था। विपिन चंद्र पाल ने उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन कुछ वजहों से उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी। वे 1879 में एक स्कूल में पढ़ाने का काम करने लगे। उन्हें पढ़ने लिखने का शौक था। उन्हें कलकत्ता के सार्वजनिक पुस्तकालय में लाइब्रेरियन के रूप में भी काम मिला। यहीं उनकी मुलाकात शिवनाथ शास्त्री, एस.एन. बैनर्जी और बी.के. गोस्वामी जैसे नेताओं से हुई। इन लोगों का विपिन चंद्र के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इन लोगों की वजह से वे सक्रिय रूप से राजनीति में आने के लिए काफी प्रभावित हुए और इसके बाद वे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष के संपर्क में आकर उनके उग्रवादी और राष्ट्रवादी देशभक्ति से काफी प्रेरित हुए। इन सभी राजनेताओं से अत्यधिक प्रभावित और प्रेरित होकर विपिन चंद्र पाल ने अपने को स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित करने का निश्चय किया। अंग्रेजों की दमनकारी नीति और निरंकुश शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के मकसद से विपिन चंद्र पाल ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने साल 1887 में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में आर्म्स एक्ट की कठोर निंदा की। वे तुलनात्मक विचारधारा का अध्ययन करने के लिए 1898 में इंग्लैंड भी गए। 1 वर्ष की अवधि बिताकर वे भारत वापस लौटे और उस समय से उन्होंने स्थानीय लोगों को स्वराज के विचार से परिचित कराना शुरू कर दिया। विपिन चंद्र पाल स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख शिल्पकारों में से एक थे। वे देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वदेशी और स्वराज की सरल परिभाषा पेश करते हुए देश की स्वतंत्रता का रास्ता तैयार किया। 1898 में विपिन चंद्र पाल धर्मशास्त्र की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे। हालांकि 1 साल बाद ही वहां से भारत वापस लौट आए और अन्य नेताओं के साथ उन्होंने लोगों में स्वराज की भावना को विकसित किया। स्वतंत्रता सेनानी विपिन चंद्र पाल ने 1905 में बंगाल के विभाजन में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई। बंगाल विभाजन के खिलाफ उनका संघर्ष अविस्मरणीय है। इस दौरान उन्होंने कई सभाओं को संबोधित किया और विदेशी वस्तुओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। विदेशी वस्तुओं का पूरी तरह बहिष्कार किया। उस समय जब पूरा भारत अंग्रेजों के अत्याचारों से त्रस्त था, विपिन चंद्र पाल हर हाल में अंग्रेजों से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए रूपरेखा तैयार की। हम सब बचपन से ही आजादी की लड़ाई में एक तिकड़ी का नाम सुनते आए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाल बाल पाल की। लाल से तात्पर्य है लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी विपिन चंद्र पाल। आजादी की लड़ाई में गरम दल के लाल बाल पाल की मशहूर तिकड़ी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इन सभी महान क्रांतिकारियों के नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं। इन तीनों का ही मानना था कि साहस, स्वयं सहायता और आत्म बलिदान के जरिए ही स्वराज के विचार या पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता को पाया जा सकता है। पहली बार स्वराज का लिखित प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। लेकिन स्वराज को जन आंदोलन लाल बाल पाल ने ही बनाया। इन तीनों ने पूर्व समय से चली आ रही
अनुनय विनय की नीति का विरोध किया और ब्रिटिश सरकार से स्पष्ट रूप से पूर्ण स्वराज्य या राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की। गांधी जी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उतरने से पहले 1905 के बंगाल विभाजन के समय ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के खिलाफ पहले लोकप्रिय जन आंदोलन को शुरू करने का श्रेय इन्हीं तीनों यानी लाल, बाल, पाल को जाता है। इन तीनों लोगों ने ब्रिटिश शासकों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए कठोर उपाय अपनाए। विपिन चंद्र पाल ने विचार दिया कि विदेशी उत्पादों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, इसीलिए विदेशी चीजों का बहिष्कार करें और स्वदेशी चीजों का उपयोग करें। अपने गर्म विचारों के लिए मशहूर विपिन चंद्र पाल ने लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर देश में स्वदेशी आंदोलन को भरपूर बढ़ावा दिया। ब्रिटेन में तैयार सभी वस्तुओं का बहिष्कार भारतीयों से करवाया। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक रूप से होली जलवाई। औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल, तालाबंदी से ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी। भारत में उनकी सत्ता को हिलाकर अंग्रेजों को जबरदस्त चुनौती दी। 1907 में अपनी पत्रिका वंदे मातरम के माध्यम से अंग्रेजी विरोधी जनमत तैयार किया। इसके चलते उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन रिहा होते ही उन्होंने अपना आंदोलन और तेज कर दिया। 1907 में जब बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया तो उस समय विपिन चंद्र पाल इंग्लैंड चले गए और वहां जाकर इंडिया हाउस के साथ जुड़ गए। वहां उन्होंने 1908 में स्वराज नामक पत्रिका की स्थापना की। इस पत्रिका के जरिए उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। मदन लाल ढींगरा ने जब करजन वायली की हत्या की तब स्वराज के प्रकाशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी वजह से विपिन चंद्र पाल को मानसिक और आर्थिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना के बाद कुछ समय के लिए उन्होंने अपने उग्रवादी और राष्ट्रवादी क्रियाकलापों को विराम दे दिया। उन्होंने मनुष्य के सामाजिक और मानसिक विकास के प्रति ध्यान देना शुरू किया। विपिन चंद्र पाल का सोचना था कि विभिन्न राष्ट्रों में एक दूसरे के प्रति सद्भावना का विकास तभी संभव है जब लोगों में सामाजिक विकास को बल दिया जाए। स्वराज पत्रिका पर प्रतिबंध लगने पर विपिन चंद्र पाल भारत लौट आए। भारत लौटकर उन्होंने हिंदू रिव्यू पत्र की शुरुआत की। बाद में विपिन चंद्र पाल चरमपंथी चरण और राष्ट्रवाद से दूर चले गए। स्वराज का मुद्दा उठाने वाले विपिन चंद्र पाल महात्मा गांधी के विचारों की आलोचना करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसी वजह से विपिन चंद्र पाल ने असहयोग आंदोलन का भी विरोध किया। गांधी जी को लेकर उनकी आलोचना की शुरुआत गांधी जी के 1915 में भारत आगमन से ही हो गई थी। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में भी ये विरोध साफ तौर पर तब महसूस किया गया था। उस वक्त विपिन चंद्र पाल ने अपने भाषणों के दौरान गांधी जी की तार्किक नीति के बजाय जादुई विचारों की आलोचना की थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कलकत्ता में रहते हुए विपिन चंद्र पाल ने खुद को राजनीति से अलग कर लिया था। विपिन चंद्र पाल ने लोगों के बीच सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने के लिए कई लेख भी लिखे। विपिन चंद्र पाल सच्चे देशभक्त थे और उन्होंने लोगों के बीच देशभक्ति की भावना का विकास किया। इसके लिए उन्होंने पत्रकारिता के अपने पेशे का इस्तेमाल किया। उन्होंने स्वराज के प्रचार प्रसार के लिए कई पत्रिकाएं, साप्ताहिक और पुस्तकें प्रकाशित की। महान क्रांतिकारी होने के साथ ही विपिन चंद्र पाल अच्छे लेखक और अच्छे संपादक भी थे। विपिन चंद्र पाल को एक उग्र विचारधारा के पत्रकार के रूप में भी जाना जाता है। विपिन चंद्र पाल एक ऐसे मशहूर पत्रकार थे जिनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई थी। उन्होंने अपनी पत्रकारिता का इस्तेमाल देशभक्ति की भावना और सामाजिक जागरूकता के प्रसार में किया। स्वराज के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कई पुस्तकें प्रकाशित की।
उन मशहूर पुस्तकों में इंडियन नेशनलिज्म, नेशनैलिटी एंड एम्पायर, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म, द सोल ऑफ इंडिया, द न्यू स्पिरिट, क्वीन विक्टोरिया शामिल हैं। विपिन चंद्र पाल ने डेमोक्रेट, स्वतंत्र और कई अन्य पत्रिकाओं के संपादन की भी जिम्मेदारी निभाई। विपिन चंद्र पाल ने परिदर्शक, न्यू इंडिया, वंदे मातरम और स्वराज के अलावा कुछ और पत्रिकाओं की भी शुरुआत की। वे कलकत्ता में बंगाल पब्लिक ओपिनियन के संपादकीय स्टाफ में भी शामिल थे। 1887-88 में उन्होंने लाहौर से प्रकाशित ट्रिब्यून के संपादक का भी काम किया। वे 1901 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका भारत के संस्थापक संपादक भी रहे। 1906 में उनकी ओर से शुरू की गई पत्रिका वंदे मातरम को बंद कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने नियमित रूप से आधुनिक समीक्षा, अमृत बाजार पत्रिका और द स्टेट्समैन में लेखनी से योगदान दिया। विपिन चंद्र पाल सिर्फ एक अच्छे राजनेता और पत्रकार ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे वक्ता भी थे। वे अपने भाषणों से सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। यही वजह थी कि उन्हें राष्ट्रवाद का सबसे शक्तिशाली भविष्य वक्ता भी कहा गया है। सच्चे देश प्रेमी विपिन चंद्र पाल ने 1904 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे सत्र, 1905 में बंगाल के विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और 1923 में बंगाल संधि जैसे कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। विपिन चंद्र पाल देश से सामाजिक बुराइयों को दूर करने और राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा देने में प्रभावी रूप से शामिल चंद नेताओं में से एक थे। महान स्वतंत्रता सेनानी विपिन चंद्र पाल उग्रवादी राष्ट्रीयता के प्रबल पक्षधर थे। निर्भीकता उनके विचारों में कूट कूट कर भरी हुई थी। 1907 में जब श्री अरविंदो पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और विपिन चंद्र पाल को गवाही के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके लिए उन्हें 6 महीने जेल की सजा भुगतनी पड़ी थी। विपिन चंद्र पाल का मानना था कि दास्ता मानवीय आत्मा के विरुद्ध है। ईश्वर ने सभी प्राणियों को स्वतंत्र बनाया है। विपिन चंद्र पाल हमेशा राष्ट्रहित में सोचने वाले राजनेता थे। उन्होंने महसूस किया कि विदेशी उत्पादों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो रही है। यहां तक कि लोगों का कामकाज भी छिन रहा है। इसके बाद उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर जोर दिया और लोगों को इसके इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया। विपिन चंद्र पाल का विचार था कि स्वदेशी वस्तुओं पर निर्भरता से भारतीय जनता को गरीबी से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। विपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाज के विचारों से भी काफी प्रभावित थे। उन्होंने विधवा विवाह का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने विधवा से विवाह कर आदर्श प्रस्तुत किया था। वे जातिगत भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। विपिन चंद्र पाल वर्ग, धर्म, संप्रदाय से विहीन समाज की कल्पना करते थे। वे ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुविधाएं मिल सके। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गरम धड़े के उदय को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आजादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती सालों में गरम दल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, क्योंकि इनकी भूमिका से देश में आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा मिली थी और उनके प्रयासों से देश के लोगों के बीच आजादी हासिल करने के लिए जागरूकता बढ़ी। इस गरम धड़े के उदय में विपिन चंद्र पाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। विपिन चंद्र पाल ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान देश की आम जनता में जागरूकता पैदा करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। जीवन के आखिरी सालों के दौरान विपिन चंद्र पाल ने खुद को कांग्रेस से अलग कर लिया था। वे एकाकी जीवन जीने लगे थे। हालांकि वे हमेशा स्वतंत्र भारत का सपना देखते थे। 20 मई 1932 को उनकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही भारत ने अपना एक महान और जुझारू स्वतंत्रता सेनानी खो दिया। उनके त्याग और बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। स्वराज हासिल करने के लिए विपिन चंद्र पाल के संघर्षों को लेकर देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। वे अनुनय, विनय और निवेदन करने की बजाय निर्भीकता के साथ अपनी नीतियों के पालन पर भरोसा रखते थे। उग्र विचारधारा के स्वतंत्रता सेनानी
विपिन चंद्र पाल के विचारों का लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा था कि तत्कालीन युवा पीढ़ी ने उनसे प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विपिन चंद्र पाल के देश हित में किए गए अतुलनीय योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने स्वराज की जो मौलिक अवधारणा पेश की, आखिरकार भारत ने उसी के अनुरूप स्वराज हासिल किया। उन्होंने देश के राजनीतिक ही नहीं, साहित्यिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी कार्य किए। उन्हें भारतीय इतिहास में एक महान राजनीतिज्ञ के तौर पर ही नहीं, एक प्रेरणादायी समाज सुधारक और शिक्षाविद के रूप में भी याद किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को आम जनमानस से जोड़ने, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने और उसे एक नई सार्थक दिशा देने के लिए उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। राजीव कुमार, राज्यसभा टीवी। व्यायाम झालं, गाणं झालं, गोष्ट झालं. आता आपण काहीतरी बनवायला शिकूया. आता वैदेहीताई आपल्याला काय बनवायला शिकवते ते बघूया. हां, चला मित्रमैत्रिणींनो, आता आपण हे फूल तयार करणार आहोत. फुलासाठी लागणारं साहित्य: तुमच्या आवडीच्या रंगाचा क्राफ्ट पेपर, ग्रीन पेपर पानं करायला, फेविकॉल, कैची, स्केल आणि ही काडी. ही काडी कशी करायची हे मी फुल केल्यानंतर सांगणार. 3, 2. आपण हा क्राफ्ट पेपर आता कापून घेऊया. मी साधारण हा 10 सेंटीमीटर बाय 22 सेंटीमीटरचा क्राफ्ट पेपर घेतलेला आहे. दहा सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटरचा क्राफ्ट पेपर कापून घेतलेला आहे. याला आपण मध्ये एक फोल्ड करूया. त्यानंतर याला आपण असे कट्स देणार आहोत. साधारण सारखे कट येतील याकडे लक्ष द्यायचं. आपण या पेपरला असे पूर्ण कट्स दिलेले आहेत. हे असं दिसतं. आता आपण ही फोल्ड आहे ना, इथं फेविकॉल लावून आपण पेस्ट करूया. हा कागद फोल्ड करून इथे पेस्ट करायचा. आता आपण हे जे कट केले होते ना, तर हा जो भाग आहे याला इथे पूर्ण फेविकॉल लावून घेऊ. आणि हा भाग आपल्याला ही जी आपण काडी घेतलेली आहे याला चिपकवायचा आहे. तर आता इथे अशी काडी ठेवायची आपली आणि रोल करायला सुरुवात करायची. रोल करताना हा रंगीत कागद घट्ट चिपकवायचा आहे. काडी नुसती गोल फिरवली ना तरी ते आपोआप चिकटतं. तर आता असं आपलं हे चिपकवून झालेलं आहे. आता आपण या काडीला आपण आता हिरवा पेपर आणि पान चिपकवून घेऊ. हा हिरवा पेपर जो आहे हा आपण इथे या काडीला आता चिपकवणार आहोत. फेविकॉल लावून घ्यायचा काडीला आणि त्याभोवती आपण ही हिरवी पट्टी चिपकवणार आहोत कागदाची.
हिरव्या रंगाच्या क्राफ्ट पेपरमधून अशी लांब पानं आपण आता ही कापून घेतलेली आहेत आणि हे पानं आपण या फुलाला असे चिपकवणार आहोत. आता आपण ही पानं अशी चिपकवून घेतलेली आहेत आणि हे आपलं फूल तयार झालेलं आहे. हे अजून एक फूल मी तयार केलेलं आहे. मित्रमैत्रिणींनो, तुम्हाला फुलाचं नाव माहिती आहे का? या फुलाचं नाव आहे लॅव्हेंडर. पण तुम्ही वेगळ्या वेगळ्या रंगाचा कागद वापरून असा फुलं तयार करून एक छान पुष्पगुच्छ तयार करू शकता. आता आपण फुलाची दांडी बनवणार आहोत. त्यासाठी मी एक न्यूजपेपरचा तुकडा घेतलेला आहे आणि ही खराट्याची काडी घेतलेली आहे. ही काडी आपल्याला अशी पेपरच्या टोकावर ठेवायची आहे आणि पेपरचं हे टोक इथे काडीला इथे चिपकवून घ्यायचं आहे. आणि या काडीच्या भोवती आता आपल्याला पेपर काडीला रोल करायचा आहे. गणित विषयात MSc BEd केलेल्या सौ शलाकामुळे आता आपल्याला गणितातल्या गमती जमती दाखवता येतं. आपण बघूया. चला तर पाहूया मुलांनो गणितातील गमती जमती. नमस्कार. आज आपण गणितातील गमती जमती बघूयात. 0 ते 9 मधील कोणतेही 2 अंक मनात धरा. ते उतरत्या क्रमाने लिहा आणि नंतर चढत्या क्रमानेही लिहा. उतरत्या व चढत्या क्रमाने लिहिलेल्या संख्यांमधील फरक काढा. आला ना फरक? मग या फरकामधील अंकांची बेरीज करा. केली का? किती आली? आली ना 9? मग ही बेरीज नेहमीच 9 असेल. आता आपण दुसरी गंमत बघूयात. इथे तुम्हाला सगळ्यांना पाढे म्हणायचा भरपूर कंटाळा येतो. पाढे पाठ करायचाही कंटाळा येतो. 10 पर्यंत पाढे बहुतेक सगळ्यांचे पाठ असतातच, पण पुढचे पाढे काही येत नाहीत. मग अशा वेळेस कॅल्क्युलेशन करताना 9 ने गुणणे कसं काय सोपं होईल ते आपण बघूयात. 11 गुणिले 9. 11 मध्ये किती मिळवले म्हणजे 20 येतात? 9 मिळवले म्हणजे. म्हणून हे 9 आपण कुठे लिहिलेत? युनिट प्लेसला लिहिलेत. आणि या 20ला 0 खोडून टाका. किती आलं उत्तर? 2. मग 11 मधून 2 वजा करूयात. किती आले? 9. मग ही आलेली संख्या आपण काय केली? एकक लिहिलेत 9 त्याच्या आधी लिहिली. म्हणून 11 गुणिले 9 किती आले? 99. आता 12 गुणिले 9 करून बघा तसेच. 12 अधिक 8 म्हणजे 20. 8 लिहिले एकक स्थानी आणि 20 आतले 0 खोडून टाकले, राहिले 2. 12 वजा 2 किती आले? 10. मग 10 ही संख्या आपण कुठे लिहिली? 8च्या आधी. म्हणून 12 गुणिले 9 108. 24 गुणिले 9 करा. 24 मध्ये किती मिळवले म्हणजे 30 येतील? 6 मिळवल्यावर 6 कुठे लिहिले? एकक स्थानी. 30 0 खोडला, राहिले 3. 24 मधून 3 वजा केले, किती आले? 21. हे 21 आपण कुठे लिहूयात? बरोबर 6च्या आधी. त्यामुळे 24 गुणिले 9 किती आलं उत्तर? 216. मग हे काय फक्त 30 पर्यंतच्याच संख्यांचं करता येतं का? नाही. आपण पुढचाही अंक बघूयात. 43 गुणिले 9. मग 43 मध्ये किती मिळवले म्हणजे 50 येतील? बरोबर 7 मिळवल्यावर. मग 7 कुठे लिहायचे? एकक स्थानी. बरोबर, अगदी बरोबर. मग पुढे काय करायचं? 50 मधला 0 खोडायचा, राहिले 5. आणि 5 कशातून वजा करायचे?
दिलेल्या संख्येतून म्हणजे 43 मधून. 43 मधून 5 वजा केले किती आले? 38. ते कुठे लिहिले? 7च्या आधी. मग 43 गुणिले 9 किती आले उत्तर? 387. बरोबर. आता 126 गुणिले 9 करूयात. हे कसे काय करायचं? बरोबर, 126 मध्ये किती मिळवल्यावर 130 येतील? 4 मिळवल्यावर. म्हणून एकक स्थानी आपण काय लिहिलंय? 4. आणि 130 मधला 0 खोडून टाकला. आता किती राहिले? 13. 126 मधून 13 वजा केले किती आलंय? 113. ते कुठे लिहायचंय? 4च्या आधी. मग 126 गुणिले 9 किती मिळतात आपल्याला उत्तर? 1134. याप्रमाणे तुम्ही कुठल्याही संख्या ना 9 ने गुणू शकतात आणि त्याचं उत्तर पटकन मिळू शकतं. आलं का लक्षात तुमचं? बरोबर. आता ही 9 ने गुणण्याची सोपी पद्धत, गुणाकाराची एक पद्धत तुम्हाला शिकवली मी. मग तसंच भाग जाणाऱ्या संख्येबद्दल पण बोलता आलं पाहिजे आपल्याला, सांगता आलं पाहिजे. मग तुम्ही आतापर्यंत कसोट्या बघितल्यात, टेस्ट ऑफ डिव्हिजिबिलिटीज, बरोबर. मग यासाठी तुम्हाला आज मी 7ची सोपी कसोटी शिकवते. त्यासाठी आपण काय करूयात की 2 संख्या विचारात घेऊयात, 143 आणि 343. इथे 7ची कसोटी कशी वापरायची ते आपण बघूयात. 143च्या एकक स्थानी कुठला अंक आहे? 3. त्याची दुप्पट करा किती आले? 6. बरोबर. मग 143 मधला एकक स्थान खोडून टाका किती राहिली संख्या? 14. 14 मधून ही दुप्पट वजा करा म्हणजे 14 वजा 6 केल्यावर उत्तर येतं 8. 8ला जातोय का 7ने भाग? नाही ना, म्हणून 143ला पण 7ने भाग जात नाही. कळलंय? बरं. आता दुसरी संख्या बघूयात आपण, 343. इथे पण एकक स्थानी 3च आहेत. मग काय करायचंय आपल्याला? त्याची दुप्पट करायची. किती आली दुप्पट? 6. एकक स्थान काढून टाकायचा म्हणजे राहिली किती संख्या? 34. 34 मधून ही दुप्पट वजा करूयात म्हणजे 34 वजा 6 किती आली वजाबाकी? 28. मग 28ला 7ने भाग जातो की नाही? जातो ना, म्हणून 343ला पण 7ने निशेष भाग जातो. म्हणजे 7ची कसोटी काय आहे? एकक स्थानची दुप्पट करायची, उरलेल्या संख्येतून ती दुप्पट वजा करायची. जर त्या वजाबाकीला 7ने भाग जात असेल तर त्या संख्येला सुद्धा 7ने निशेष भाग जातो. धन्यवाद.
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।